नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है और आज विधानसभा सत्र जो है वो समाप्त भी हो जाएगा। हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव जो है 2 दिन के बाद जो है विधानसभा से निकलते हैं और अब दिल्ली में है। दिल्ली के बाद अब सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली से विदेश जा चुके हैं। अब बिहार में क्या होगा, कैसे खुद को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव जो है वो भूमिका निभा पाएंगे? क्या आरएलएम के विधायक जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ बने रहेंगे? चिराग पासवान के विधायकों का क्या होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा, क्या लगता है, तेजस्वी यादव अब जो है नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की मौजूदगी बिहार में नहीं है। एक तरफ खबर चलती है आरएलएम की और तीसरे तरफ खबर चलती है चिराग पासवान की, जो लगातार बयान दे रहे थे कि कुछ विधायक जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट्स में हैं। क्या लग रहा है बाबा? देखिए, तेजस्वी यादव विधानसभा में है कि नहीं है, इस पर इतनी खबरें हो गई हैं और तेजस्वी यादव के विधानसभा होने न होने, विधानसभा में बाकी के 242 विधायक हैं, ये तो तय है ना। एक तेजस्वी जी। यादव नहीं है। अब इस विषय को आप दूसरे तरफ से देख सकते हैं कि कहीं तेजस्वी यादव ऐसा तो नहीं कि कोई नया प्लानिंग बनाने के लिए निकले हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार के बाद कोई समीक्षा करने निकले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव कुछ अलग सोच रहे हैं। ये सारी बातें कहीं न कहीं तेजस्वी यादव पर आकर के टिक गई है और ये कहीं न कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक व्यक्ति की महत्ता और विशेषता को दर्शाता ज़रूर है। आप देख रहे होइएगा कि पूरा विधानसभा जिस काम के लिए चल रहा है, उस जी। काम को तेजस्वी यादव ने कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सभापति का चुनाव हुआ, उसमें मौजूद थे वो। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उसमें मौजूद थे वो। सभापति को ले जाकर के उनके आसन पर बैठाना था, उसके लिए वो मौजूद थे। बाकी की चीजें जो हो रही हैं विधानसभा में, उसमें विपक्ष की भूमिका कहाँ आपको नजर आ रही है? विपक्ष की भूमिका दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है और सत्ता पक्ष इतना मजबूत है कि विपक्ष को अनदेखी भी कर रहा है। ये सीधा-सीधा कल देखने को मिला विधान परिषद में। हालांकि वहां संख्या कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह से सब कुछ हुआ। विधानसभा की बात करें तो निश्चित रूप से विपक्ष को जो सवाल उठाने चाहिए वो सवाल उठाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा मामला जो है हार की समीक्षा का है और आगे क्या करते हैं तेजस्वी यादव, अपने महागठबंधन को कैसे आगे लेकर के एकजुट करके चलते हैं, इन सभी बातों को लेकर के आगे की कहानी रची जाएगी। चुनाव हो गया, तेजस्वी यादव विधानसभा, ये सब कुछ आज भर का झमेला है। आज के बाद फिर इन लोगों की मुलाकात 3 महीने बाद होगी जी। और जब मुख्य कहा जाता है कि बजट सत्र चलेगा, उसमें होगी। ऐसे में आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये हार की समीक्षा और कारण खोजने की तैयारी, उसमें समीक्षा करने की तैयारी और आगे कैसे इन सब से निपटा जाए, इसकी तैयारी होगी। 2020 बिल्कुल। का चुनाव उठा के देख लीजिए आप, 2015 का चुनाव उठा के देख लीजिए, 2010 और 2025 ये 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जो एक तरफा हुए हैं। दोनों बिल्कुल। चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। 2010 में नीतीश कुमार विशेष रूप में सामने आए थे और नीतीश कुमार के 5 साल के कार्यों को लेकर के ही लोगों ने उनको वोट दिया था। 2025 का साल था कि नीतीश कुमार का ये अंतिम कार्यकाल हो सकता है। नीतीश कुमार इस अंतिम कार्यकाल में जो लोगों से वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। इसको लेकर के ये सत्र हो सकता है, ये जीत बड़ी जीत हो सकती है। इन सभी बातों को लेकर के कहां-कहां, किस-किस फोरम पे हारे, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से, आप जानते हैं कि जब आदमी बहुत ज्यादा काम कर लेता है तो थकान दूर करने के लिए वो आराम करता है। तेजस्वी बिल्कुल। यादव ने अकेले जी। अपने विरोधियों को परास्त किया है। आप बिल्कुल। देखिए कि हर मोर्चे पर भले ही सीटें उनकी कम आई है, लेकिन उनको वोट कम नहीं मिला है। जी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अकेले दम पे इतने सारे दिग्गजों का मुकाबला किया है, ये भी कम नहीं है। अभिमन्यु की तरह उन्होंने पूरी तरह से इस चुनाव में अपने आप को स्थापित रखा है। लेकिन आप जानते हैं कि अभिमन्यु को भी घेरा गया था 7वें चक्र में, क्योंकि 7वें चक्र के बारे में उनको पता नहीं था। ये चुनाव हो सकता है कि उनको ये 7वां चक्र वेदना भी सिखा दिया हो। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तेजस्वी यादव ने कई प्लान बनाए थे। उस प्लान के तहत तेजस्वी जी। यादव ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, उस स्ट्रेटजी के तहत उनको वोट भी ठीक-ठाक आए हैं, सीटें कम आई हैं। ये चर्चा ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा फोरम जो है, वहाँ
तेजस्वी यादव थोड़ा कमजोर पड़े हैं, और वो है 40 सीटों का एक बड़ा चंक है, जो 243 सीटों में 40 सीट दलितों के लिए आरक्षित सीट है, एससी एसटी के लिए। उस एससी एसटी वाले सीट में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पिछड़ना पड़ा है। ये 40 सीटें, 40 में से 35 सीटें एनडीए जीत करके आई है और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में गई है। अब बिल्कुल। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि आखिर दलितों ने साथ क्यों छोड़ा, दलितों ने वोट क्यों नहीं किया। इसको समझने के लिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने एक प्लान बना करके कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में करके ये चुनाव और इससे पहले 2024 का चुनाव जीता था। लेकिन 243 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीटें आरक्षित हैं, इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। इन 40 सीटों में एनडीए के खाते में 35 गई है और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में गई है। 2020 में विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो एनडीए ने 38 एससी सीटों में से 17 सीटें जीती थी, महागठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिली थी। इस हिसाब से देखें तो इस चुनाव में आरक्षित 87% सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया है। यह पिछले चुनाव के आंकड़े के 2 गुना है। यहां पर आकर के तेजस्वी यादव को और बाकी के लोगों को समझने की जरूरत है। एससी समुदाय के लिए आरक्षित 38 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 34 और एसटी समुदाय से आरक्षित 2 सीटों में से 1 सीट मिला है। यहां तो 50-50 है, एसटी वाले में 50-50 है, लेकिन एससी वाले सीटों में, आरक्षित सीटों में 4 सीटें मात्र आना कहीं ना कहीं चिंता का कारण जरूर है। बाबा और एक हाँ, बिल्कुल एक बड़ा सवाल बनता है बाबा, जैसे कि एससी एसटी की बात हो रही है तो कहा जाता है कि लालू यादव ने अति पिछड़ों की जो है बिहार में राजनीति की है, लेकिन उनके बेटे जब तेजस्वी यादव की बात आती है तो तेजस्वी यादव इसमें पीछे दिखाई पड़ रहे हैं बाबा। सिर्फ तेजस्वी यादव की बात हम नहीं करेंगे। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, तेजस्वी यादव क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है, जिसका दलितों पर अपना एक अलग वर्चस्व होता है, आधार बताती है कि मेरा आधार है, वो बहुत जबरदस्त पिछड़ी है। और उसके पीछे का कारण है, जब मेरी बातचीत हो रही थी कृष्णा अल्लावरू से, तो मैंने उनको एक प्रभारी के नाते जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको कई मुद्दों पर यह बताया था कि आपकी पार्टी दलित में भी वर्गीकृत करके एक खास जाति को लेकर के आगे बढ़ रही है, जबकि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन चूंकि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं तो इस बात को कहने में मुझे कोई उज्र नहीं है। मैंने उनसे बातचीत के दौरान ये बात कहा था कि सिर्फ आपकी पार्टी जो है एक खास जाति को आगे लेकर के बढ़ा रही है, बाकी के जातियों को आप छोड़ रहे हैं। आप चिराग पासवान वाले फोरम पे चिराग पासवान से पिछड़ क्यों रहे हैं? क्यों पासवान समाज आपके साथ नहीं जुड़ रहा है और आप नहीं जोड़ रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा था कि हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पिछड़ गए थे। ऐसे में 38 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड को 14, भारतीय जनता पार्टी को 12, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल 4 और कांग्रेस को 1 सीटें मिली हैं। यहाँ कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है, ये मैं तेजस्वी यादव की हार नहीं मानता हूं। यहां पर कांग्रेस जिस तरह से पूरे महागठबंधन को आंदोलित करके रखी, पूरे महागठबंधन के पिछड़ने का एक कारण कांग्रेस का फैसला भी रहा। महागठबंधन ने फैसला बहुत अंतिम समय में लिया। कल ही मेरी बातचीत हो रही थी, कई जो विधायक हैं, कई पार्टी के लीडरान हैं, बड़े लीडर हैं, उनका भी ये मलाल था कि फैसला हम लोगों ने बहुत देर करके लिया। ये फैसला और पहले लिए होते तो चुनाव की तैयारियां करने, चीजों को समझने में हमें मौका मिलता। ऐसे में आपको बता दें कि एनडीए में जदयू ने 15, भाजपा ने 13, लोजपा ने 8 और 4 टिकट दलितों को दिए थे। हमने जदयू को 14, भाजपा को 12, लोजपा रामविलास को 5, हमको 4 सीटों पर सफलता मिली है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग 100% सीटों पर सफलता मिली है। तो 15 खड़ा किया, 14 जीत करके आए, 8 खड़ा किया तो उसमें से 5 जीत करके आए, 4 खड़ा किया, 4 जीत करके आए। महागठबंधन में राजद ने 20, कांग्रेस ने 11, माले ने 6, भाकपा, माकपा और वीआईपी ने 1-1 सीट पर दलित उम्मीदवार खड़े किए थे। राजद को 4 और कांग्रेस को 1 सीटें मिली हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। 2025 के चुनाव में दलितों के 2/3 वोट एनडीए को मिले हैं और ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में दलितों को साधने की कोशिश नहीं की गई। जातीय समुदाय की बात करें तो आपको पता है कि चिराग पासवान समुदाय दुसाध समुदाय के बड़े नेताओं में शुमार हो गए हैं और अपने समाज का वो जो वोट है
उसमें से लगभग 70% वोट उनको जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से चिराग पासवान का कार्ड खोजने की जरूरत थी और उसके लिए पासवान समाज के बड़े नेताओं को आगे करने की जरूरत थी। सरबजीत पासवान की बात आप कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि सरबजीत पासवान को सामने तो लाया गया, वो अपनी सीटें जीत गए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाकी के लोग कहाँ हैं। कांग्रेस बिल्कुल के अपने ही नेता जब उनके प्रदेश अध्यक्ष ही हार जाते हों, दलित नेता हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। एनडीए बिल्कुल से अलग होकर के चुनाव लड़ी एलजेपी जब 31% वोट लेकर के आई थी दलितों का, जबकि एनडीए के इस बार जो समुदाय है उसमें से वोटों की संख्या घटा है, प्रतिशत घटा है। पिछली बार 2020 के चुनाव में आपको पता होगा कि दलित वोट को कितना ज्यादा भेदा था चिराग पासवान ने। चिराग पासवान अलग थे और चिराग पासवान ने उसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतवाया था। ऐसे में 2020 में उनके आने को लेकर के इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे तेजस्वी यादव और कांग्रेस। अगर होते, इस पर होमवर्क किए होते, तो ये स्थिति नहीं होती। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कई सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी बातचीत हुई। हार के कारणों में एक दलित वोट जो 40 सीटें एकदम आप समझिए कि एक जगह रखा हुआ है, उसको अपने पक्ष में करना है, सही उम्मीदवार का फैसला करना है। दलित में भी वर्गीकृत करना होगा, आपको अलग अलग जाति जो है दलित समाज में उनको देखना होगा। अब माझी आप देख लीजिए कहाँ है, पासवान देख लीजिए कहाँ है। दूसरी तरफ जदयू और बीजेपी, इन दोनों ने अलग अलग दलित समाज की जो जातियां हैं उनको अपने पक्ष में किया, उनको टिकट दिया। यानी सामंजस्य बिठा करके दलित समाज से जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं उन सभी को मौका दिया और उनको प्रतिनिधित्व दिया, जिसका फायदा सीधे सीधे नजर आ रहा है। कई पुराने नेताओं को देख लीजिए आप, खोज खोज करके दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है दीपक, कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस को और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों को भी बेहतर विकल्प के साथ सामंजस्य बिठा करके, जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने आपस में बातचीत करके और इन 40 सीटों को डिवाइड किया कि कौन किस जाति से, दलितों के वर्ग में किस जाति का को कितना टिकट देगा और किसका क्या प्रतिनिधित्व है, किसके वोट कहाँ है, इन सभी चीजों को बहुत बारीकी से देखा था। लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक जाति दलित वर्ग की है जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। राजद ने थोड़ा बहुत उसमें कोशिश किया कि सामंजस्य बिठाए, जिसका फायदा उससे मिला कि 4 सीटें ही सही मिली तो। अब ऐसे में आगे आने वाले समय के लिए जिस तरह से नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस पूरी कहानी को अपने हिसाब से रच रहे हैं, उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद वापसी की जो प्लानिंग बना रहे हैं, उस प्लानिंग में चिराग मांझी, दलित और नीतीश, इन सभी को ध्यान में रखना होगा। हालांकि ये बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि चुनाव तो इधर होने नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद प्लानिंग तो आपको आज से ही बनानी पड़ेगी। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से लेकर चुनाव तक की तैयारियां करती है। कांग्रेस को भी और अन्य जो दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनको भी अभी से चुनाव की तैयारी करनी होगी और एक एक पॉइंट पर आम जनता और वर्ग से जुड़ना होगा। ऐसे में सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव यदि महागठबंधन के नेता हैं तो उनके लिए भी एक टास्क होगा कि वो कैसे महागठबंधन के साथियों को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा है ना, नीतीश कुमार को बिल्कुल आपने देखा है ना, नीतीश कुमार जहां देख लेते हैं कि नहीं ये जीतने वाली नहीं है, रत्नेश सदा वाली सीट को आपने देखा ना कैसे उन्होंने रात के 12 बजे फैसला कर लिया कि नहीं रत्नेश सदा ही लड़ेंगे। वो सीट तो चली गई थी लोजपा को, लेकिन उनको बिल्कुल लगा कि नहीं लोजपा वहां नहीं जीत पाएगी, रत्नेश सदा का वहां बढ़िया है, मंत्री रहे हैं, बहुत तरह की बात है, तुरंत उन्होंने चेंज करा दिया। जिन जिन सीटों पे आप देख लीजिए कि बहुत ज्यादा चर्चा थी, उन सीटों को तो हारी है ना, 5 सीटें हारी है, ये 5 सीटें भी आ सकती थी उसको। जी लेकिन कहीं ना कहीं वहां सामंजस्य बिठाने में कमी हुई और वहां मजबूत पड़ गया महागठबंधन का जो समीकरण था। तो ऐसे में इस समीकरण को बैठाना पड़ेगा और ये 40 सीटें तो निश्चित रूप से आप दलित समाज को अपने पक्ष में रख करके ला सकते हैं। तो इस पर काम करना पड़ेगा। ये 40 सीटें तो कहीं जाने वाली नहीं है, इन सीटों पर दूसरा तो कोई नहीं लड़ सकता है। जब भी लड़ेगा तो आरक्षित सीटें हैं तो दलित समाज ही लड़ेगा। बिल्कुल तो इन सभी चीजों को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बारीक चीजें हैं, इसको माइक्रो लेवल पर समझना पड़ेगा और समझ करके
देखना पड़ेगा। मैं कहीं बात कर रहा था तो किसी बड़े नेता ने कहा कि जब समीक्षा चल रही थी तो समीक्षा के दौरान बात जब आई सामने कि आखिरकार किस आधार पर महागठबंधन के जो सर्वे एजेंसियां थी, जिन सर्वे एजेंसियों को लगाया गया था, वो सर्वे एजेंसियां अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किस आधार पर की थी कि हम 18 तारीख को इस कॉन्फिडेंस में थे कि शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उन्हीं एजेंसियों को लगा करके ये पूछा जाए और फिर से उनसे काम करवाया जाए, जांच करवाई जाए, फिर से सर्वे कराया जाए कि आखिर हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े? जब आपने बताया कि हम यहाँ पर बहुत मजबूत हैं, ये सीट हम जीत रहे हैं और हम बुरी तरह से हारे, तो वो समीक्षा भी करके वो एजेंसी बताए कि आखिर क्या है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उन एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं किया, हमें सही ढंग से नहीं बताया। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए तेजस्वी यादव के लिए एक सीख है। और ऐसे में चिराग पासवान, मांझी, दलित और नीतीश, इन चारों का विकल्प खोजना पड़ेगा। इस विकल्प खोजने की तलाश में कितना मेहनत करते हैं, क्या कुछ सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि 2020 में जो टक्कर दिया था तेजस्वी यादव ने, उनको ऐसा लग रहा होगा कि 5 साल में बहुत कुछ बदला नहीं है और पिछली बार 12,000 वोटों से कम रह गए थे, इस बार वो भी 12,000 हमको आ जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस देने वाले लोगों को निश्चित रूप से एक बार फिर से अपने आप को समझने, सोचने और उस पर मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं और महागठबंधन खुद को मजबूत करती है और सत्ता पक्ष खुद को कैसे बेहतर तरीके से, जैसे सरकार चल रही है वैसे कैसे चीजों को बेहतर कर पाएगी। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बाबा जुड़े हुए थे, भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।